ज्ञान के शब्दों पर फूल गोभी का ज्ञान परमहंस योगानंद द्वारा लिखित योगी कथामृत के चुनिंदा अंश भाग 2 के भाग 1 में आपका स्वागत है। 1944 में इसके पहले प्रकाशन के बाद से योगी कथामृत पुस्तक ने दुनिया भर के अनगिनत सत्य की खोज करने वालों को प्रेरित किया है। विशेष रूप से मूल रूप से अंग्रेजी में लिखी गई इस पुस्तक ने कई पश्चिमी लोगों को ध्यान और क्रिया योग की शिक्षाओं से परिचित करवाया है। आत्मकथा में प्रसिद्ध भारतीय योगी और आत्मज्ञानी गुरु परमहंस योगानंद शाकाहारी के असाधारण जीवन की कहानी शामिल है, जिनका जन्म 1893 में हुआ था। इसके पन्नों में योगानंद की युवावस्था के दौरान कई संतों और योगियों के साथ उनकी मुलाकातों के स्पष्ट और खूबसूरती से व्यक्त विवरण है, जिसमें उनके गुरु श्री युक्तेश्वर शाकाहारी से मिलन और उनके मार्गदर्शन में 10 वर्षों तक प्राप्त प्रशिक्षण और 1920 में उनके संयुक्त राज्य में आने के विवरण शामिल है। इस आत्मकथा के अन्य मुख्य आकर्षण योगानंद के गुरु पूज्य लाहिड़ी महाशय शाकाहारी की उनकी यादें, साथ ही आत्मज्ञानी गुरु और अमर संत महाअवतार बाबा जी शाकाहारी के साथ उनकी मुलाकात भी है। 1920 में परमहंस योगानंद ने आध्यात्मिक संगठन सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप SRF की स्थापना की और उससे पहले 1917 में उन्होंने योगोदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया YSS की स्थापना भी की थी। दोनों अभी भी प्रिय गुरु की शिक्षाओं को फैलाने के लिए साधन के रूप में काम करते हैं। आज हमें परमहंस योगानंद के अद्भुत संस्मरणों से चयन को प्रस्तुत करते हुए खुशी हो रही है, जिसमें उन्होंने अपने गुरु के साथ हुए एक व्यक्तिगत अनुभव का विवरण दिया है। अध्याय 15 फूल गोभी की चोरी। गुरुदेव, आपके लिए भेंट। इन 6 बड़ी बड़ी फूल गोभियों को मैंने अपने हाथों से लगाया था और इनकी देखभाल उसी ममता के साथ की थी जैसे कोई माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है। इतना कहकर मैंने बड़ी भाव भंगिमा के साथ गोभियों की टोकरी प्रस्तुत की। शाबाश, श्री युक्तेश्वर जी ने सस्नेह मुस्कुराकर अपनी स्वीकृति प्रकट की। अभी इन्हें अपने कमरे में ही रखो, कल एक विशेष भोज में ये काम आ जाएगी। कॉलेज की गर्मियों की छुट्टियां अपने गुरु के साथ उनके समुद्र तट पर स्थित पूरी आश्रम में बिताने के लिए मैं अभी पूरी पहुंचा था। गुरु और उनके शिष्यों द्वारा निर्मित इस 2 मंजिले छोटे से सुंदर आश्रम के सामने ही बंगाल की खाड़ी है। सारी समुद्री हवा के झोंकों से और आश्रम के शांत वातावरण से तरोताजा होकर दूसरे दिन प्रातःकाली में जाग गया। गुरुदेव अपने करम मधुर स्वर में मुझे पुकार रहे थे। मैंने अपनी प्रिय फूल गोभियों पर एक दुलार भरी दृष्टि डाली और उन्हें हिफाजत से अपनी खटिया के नीचे रख दिया। आओ समुद्र तट पर चले। गुरुदेव आगे आगे चलने लगे। कई बालक शिष्य और मैं उनके पीछे फैले हुए झुंड में चलने लगे। गुरुदेव ने सौम्य आलोचना भरी दृष्टि हम पर दौड़ाई। जब हमारे पाश्चात्य बंधुजन चलते हैं तब सामान्यतः उन्हें तालबद्ध ढंग से चलना अभिमानास्पद लगता है। अब कृपया 2 पंक्तियों में एक दूसरे के साथ पग मिलाकर चलो। जब इस आज्ञा का पालन करते हुए हम चलने लगे तो श्री युक्तेश्वर जी की दृष्टि हम पर जमी रही। उन्होंने गाना शुरू कर दिया। लड़के चलते जाते हैं, पंक्ति में भाते हैं। चुस्ती और फुतरी से चलते अपने बालक शिष्यों के साथ जिस आसानी से पग मिलाकर श्री युक्तेश्वर जी चल रहे थे, उसे देखकर मैं विस्मित हुए बिना नहीं रह सका। ठहरो, मेरे गुरु ने मेरी आंखों में आंखें गड़ा दी। तुमने याद से आश्रम के पिछवाड़े के दरवाजे में ताला लगाया था।
जहाँ तक मुझे लगता है लगाया था गुरुजी। होठों पर दबी मुस्कुराहट लिए श्री युक्तेश्वर जी चंद मिनटों के लिए चुपचाप खड़े रहे। नहीं, तुम भूल गए, आखिर वे बोले। ईश चिंतन को सांसारिक लापरवाही का बहाना नहीं बनाया जा सकता। तुमने आश्रम की सुरक्षा के अपने कर्तव्य की अवहेलना की है। तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए। जब उन्होंने आगे कहा कि तुम्हारी 6 फूल गोबियाँ शीघ्र ही 5 बन जाएगी, तो मुझे लगा वे कोई गू मजाक कर रहे हैं। गुरुदेव का आदेश पाकर हम लोग वापस मुड़े और उसी प्रकार पंक्तिबद्ध चलते हुए आश्रम की ओर चल दिए। यहाँ थोड़ी देर ठहरो मुकुंद, अपनी बाई तरफ अहाते के उस पार की सड़क को देखते रहो। अभी वहाँ एक आदमी पहुँचेगा, वही तुम्हारी सजा का माध्यम बनेगा। इन अगमय शब्दों पर मन में उत्पन्न हुई परेशानी को मैंने मन में ही दबा लिया। सड़क पर शीघ्र ही एक किसान दिखाई पड़ा। अपने हाथ इधर उधर उछालकर निर्थक अंग विक्षेप करता हुआ वह हास्यास्पद ढंग से नाच रहा था। कौतूहल से लगभग जड़ सा बना मैं उस हास्यास्पद दृश्य को एकटक देखता रहा। जैसे ही वह आदमी सड़क पर ऐसे स्थान पर पहुंचा जहाँ से वह हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता, श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, अब वह लौटकर वापस आएगा। उस किसान ने तुरंत अपनी दिशा बदल दी और आश्रम के पिछवाड़े की ओर चल पड़ा। रेत के एक मैदान को पार कर वह पीछे के दरवाजे से आश्रम में घुस गया। जैसे कि मेरे गुरु ने कहा था, मैंने दरवाजे में ताला नहीं लगाया था। शीघ्र ही वह आदमी मुझे बहुमूल्य लगने वाली मेरी एक घोबी हाथ में लिए बाहर आ गया। अब वह संपत्ति की महिमा से पूर्ण होकर संभारन ढंग से चलने लगा। इस हास्य नाटिका का घटनाक्रम, जिसमें मेरी भूमिका एक लूटे जा रहे किंकर्त व्यविमूढ़ व्यक्ति की सी प्रतीत हो रही थी, इतना अद्भुत कर देने वाला भी नहीं था कि मैं ताव में आकर चोर का पीछा करना भूल जाऊं। सड़क की ओर आधी दूर ही मैं पहुंचा था कि गुरुदेव ने मुझे वापस बुला लिया। हंसी के मारे सिर से पांव तक उनका सारा शरीर हिल रहा था। बार बार उमड़ पड़ती हंसी के ठहाकों के बीच उन्होंने बताया, उस बेचारे पगले को एक फूल गोभी चाहिए थी। मैंने सोचा उसे तुम्हारी असुरक्षित छोड़ दी गई गोभियों में से एक मिल जाए तो अच्छा ही होगा। मैं दौड़कर अपने कमरे में पहुंचा। वहां मैंने देखा कि उस चोर ने, जो स्पष्टतः केवल सब्जी चोर ही प्रतीत हो रहा था, कंबल पर खुलेआम पड़ी मेरी सोने की अंगूठियों, घड़ी और पैसे को छुआ तक नहीं था। इसके बदले वह रेंग कर खटिया के नीचे घुस गया था, जहां बाहर से बिल्कुल भी दिखाई न देने वाली गोभियों की वह टोकरी थी जिसमें उसे अपनी एकमात्र मनोवांछित वस्तु मिल गई। उस दिन शाम को मैंने इस घटना को समझाने का अनुरोध श्री युक्तेश्वर जी से किया। मुझे लग रहा था कि इस घटना में कुछ सामान्य स्तर पर समझ में न आने वाली बातें थी। मेरे गुरु ने धीरे धीरे सिर हिलाया। किसी दिन यह बात तुम्हारी समझ में आ जाएगी। विज्ञान शीघ्र ही इन गुप्त नियमों में से अनेकों को खोज निकालेगा। अधिक जानकारी के लिए कृपया देखें प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग, gutenberg.org. Every time we sit down to eat, we have an extraordinary opportunity to make a positive impact on our own health, on the lives of animals, on the well-being of other people, and on the prosperity of the planet, all of which most people care about. Alamega's Vegan.